नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की चुनिंदा, खूबसूरत और विशेष कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना की लिखी हुई कहानी विशाखा। लेखिका डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना ने आचार्य नरेंद्र देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कानपुर में रीडर पद से निवृत्ति के बाद अधिकतर अमेरिका में ही निवास कर रही हैं। हिंदी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में विशाल भारत से लेकर कादम्बनी धर्मयुग में लगभग नियमित रूप से इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। तो आज सुनिए प्रतिभा सक्सेना की लिखी हुई कहानी विशाखा। किसी किसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि सारा जीवन वंचनाओं में बीत जाता है। सबको जो सहज रूप से उपलब्ध है उनके लिए वर्जित रह जाता है। विषम परिस्थितियां रगड़ रगड़ कर इतना मांझती हैं कि चढ़ती उम्र की सारी चमक दमक फीकी पड़ जाती है और रह जाता है रंगहीन नीरस जीवन। मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र विशाखा और उसकी छोटी बहन ललिता आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए सब कुछ कह पा रही हूँ। जब तक कहानी चलती है मन उसी के अनुभवन में डूबा हुआ घटनाक्रम तक सीमित रहता है। सोच विचार का नंबर इसके बाद आता है। विशाखा की जीवन कथा समाप्त हो गई है। अपने को अकेले अनुभव करती हुई मैं अलग खड़ी रह गई हूँ। बहुत दिनों तक सोचती रही कैसे क्या करूँ। इतनी घनिष्ठता थी कि आत्मस्थ और तटस्थ होने में काफी समय लग गया। सारा जीवन असामान्य स्थितियों के बीच उसने कैसे जीवन बिताया होगा, सोचती ही रह जाती हूँ। सीलन भरी कोठरिया में चटाई पर डिबरी की रोशनी में आधी आधी रात तक पढ़ना पड़ता था। बहुत दुबली थी वो, बिल्कुल विश्राम नहीं। पाँवों में सूजन आ जाती थी। बाद में सूजन स्थायी हो गई थी, कभी कम कभी ज़्यादा। खड़े होने और चलने में उसे कष्ट होता था। रीढ़ की हड्डी भी परेशान किए हुए थी। मुझसे 3-4 वर्ष बड़ी थी विशाखा और ललिता उससे कुछ वर्ष छोटी। 1934-35 में जन्मी होंगी या इससे कुछ पहले, क्योंकि तब जन्मदिन याद रखना किसी को जरूरी नहीं लगता था। जो व्यक्ति स्कूल में नाम लिखाने जाता था उसे जो ध्यान आता लिखवा देता था। उस समय के बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी ठीक ठीक जन्मतिथि लिखी गई हो। फिर विशाखा ललिता तो लड़कियां ठहरी। पिता ठेकेदार थे, घर में सिर्फ 2 पुत्रियां, खूब लाड़ प्यार, लेकिन कितने दिन। अति उत्साही माता पिता ने 9 वर्ष की होते होते विशाखा और उससे छोटी ललिता दोनों का विवाह रचा दिया। गौना कई कई वर्षों बाद दिया जाना था। ठेकेदारी अच्छी चलती थी, पैसे की कमी नहीं थी, कई मकान थे उनके। अक्सर ही ऐसे में रिश्तेदारों को अपनों की समृद्धि सहन नहीं होती। विशाखा के पिता की अकाल मृत्यु हो गई या हत्या कर दी गई। किंकर्त विमूढ़ अपड़ पत्नी अपने दुख और हताशाओं में डूबी किसी निश्चय पर पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाई। सच बताता भी कौन। जिन लोगों से घिरी थी उनके अपने स्वार्थ थे। जितना वसूल कर सकते हो कर लो, यही तो मौका है। किससे कितना लेन देन बाकी है किसी को पता नहीं। लोगों ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर सब कुछ हड़प लिया। दोनों पुत्रियों के ससुराल वालों को लगा कि कोई भाई तो है नहीं, मकान हमें मिलने चाहिए। एक मकान में किराएदार थे जो खाली करने के बजाय हथियाने पे उतारू थे। दूसरे मकान में वो खुद रह रही थीं। उन लोगों को लगा कि ये बहाने बना रहे हैं, वे भी लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए। विपन्न विधवा ने लोगों के घर खाना बनाने का काम किया। एक कमरे में सिमट कर बाकी भाग किराए पर उठाया, तब पेट भरने का जुगाड़ कर पाई। कैसे उन दोनों बहनों ने 2-3 सूती साड़ियों में साल साल भर निकाला। कैसे मिट्टी के तेल की ढिबरी जलाकर पढ़ाई की और किसी तरह 8वीं पास कर नौकरी का जुगाड़ किया। फिर ट्यूशन और प्राइमरी स्कूल के अल्प वेतन से माँ और बहन के साथ गुजारा करते हुए उसने 10वीं पास की। ससुराल वालों ने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए और परेशानियां पैदा करते रहे, ये सब वही जान सकता है जो उन स्थितियों से गुजरा हो। तब उसे मध्य भारत कहा जाता था, जिसे अब मध्य प्रदेश कहा जाता है। मालवे की सांवली धरती का एक छोटा सा शहर शाहजहाँपुर, लड़कियों का एक हाई स्कूल और लड़कों के लिए जनता इंटर कॉलेज। मुझसे बड़े भाई कुछ वर्षों तक यहाँ के प्रिंसिपल रहे थे। बीए मैंने पास किया, तभी लड़कियों के स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने भाई साहब से कहा कि वो मुझे स्कूल में नियुक्त करना चाहती हैं। उस समय मध्य भारत में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। बहुत कम बीए पास लड़कियां मिलती थीं। ये बताने पर भी
कि अभी 18 वर्ष की होने में 6 महीने बाकी हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और विशेष अनुमति दिलवाई। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अंतिम दर्शन नहीं कर पाई। पिता का ना होना पुत्री के लिए क्या होता है, ये विशाखा ने और मैंने पूरी तीव्रता के साथ अनुभव किया था। इस अनुभव तक कोई भुक्तभोगी ही पहुंच सकता है। जीवन की बहुत सी समस्याएं विशाखा ने और मैंने एक दूसरे से बांटी हैं। इस उम्र में घर से पहली बार बाहर के जीवन में बहुत प्रकार के लोगों के बीच बहुत बातें समझ में नहीं आती थी। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था। तब विशाखा से मुझे संबल मिलता था। ऑल इंडिया रेडियो पर जब कविता पाठ करने का कार्यक्रम होता था तो विशाखा ही मेरे साथ जाती थी। बीती ताही बिसारिये की बात हर जगह लागू नहीं होती। अक्सर बीत कर भी कुछ ऐसा होता है जो बीतता नहीं और आगे के रास्ते में बीच बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। आगे की सुध लेने के बजाय भीतर की चुभन को झेलते सहलाते सारी ताकत चुक जाती है। किसी के भीतर कितने और कैसे कैसे अभाव भरे हैं, विचलित मन किन किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसे संभाला, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। जीवन की गहराइयों में जो छिपा पड़ा है उसका कुछ आभास भले ही परखने वालों को हो जाए, पर उसे जानना समझना सभी के बस की बात नहीं। ये भी अच्छा ही है, नहीं तो जाने कितनी गलत फहमियां खड़ी हो जाए। हम सब अपना विस्तार करते हैं, परिवार के भीतर और बाहर भी। एक स्त्री के लिए घर के बाहर की सारी सीमाएं सील करने की साजिश क्यों रची जाती है? पति के अलावा और किसी से मतलब न रहे, घर में सीमित रहकर जीवन गुजार दे, कहीं कोई अपना कहने को न रह जाए, कहीं कोई नहीं। पता नहीं क्यों दुनिया भर की जवाबदेही औरत के पल्ले बंध जाती है। विशाखा की माँ को जब घर के गहन सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर छां रहित धरती पर चारों ओर मुंह बाए समस्याओं से जूझना पड़ा तो बहुत सारी सुकुमारता हवा हो गई और वे एक रसहीन ठूंठ सी रह गईं। विशाखा से क्या कुछ नहीं कहा गया और क्या क्या आलोचनाएं नहीं की गई। पढ़े लिखे प्रबुद्ध कहे जाने वाले लोगों ने उसे अपना साथी कहने का दम भरने वालों ने भी पीठ पीछे तोहमत लगाने से नहीं बख्शा। बचपन से ही उसके परिवार की अपने निकट रहने वाले शर्मा परिवार से बहुत घनिष्ठता थी। मालवे में संबंध कोरे कहने भर के नहीं होते, वास्तव में माना और निभाया जाता है। तब से 48 वर्ष बीत चुके हैं, दुनिया बहुत बदल गई है। अब जब अपने ही अपनों से तटस्थ रहना पसंद करते हैं, वहाँ कैसा क्या होगा कह नहीं सकती। हाँ, तो उन दोनों घरों में बहुत अपनापा था। उस घर का बड़ा बेटा बाबू मतलब देवी दयाल और विशाखा बचपन से एक दूसरे के साथ रहे थे। दोनों में गहरी मैत्री रही थी। विपन्नता के दिनों में भी उन लोगों ने मुंह नहीं मोड़ा था। बाहर के कामों के लिए बाबू और उसका छोटा भाई शिव हमेशा तत्पर रहते थे। रोज हालचाल पता करना और कोई काम हो तो कर देना उनकी दिनचर्या में आ गया था। उस घर की बेटी का विवाह हो गया। बाबू और शिव की नौकरी लग गई। शिव दूसरे शहर चला गया और बाबू अपने माता पिता के साथ शाजापुर में ही रहा। बाबू के विवाह की बात चल रही थी। विशाखा के परिवार पर आ पड़े दुख में वो सहायक बना रहना चाहता था। बचपन से वो विशाखा का मित्र रहा था। वो उस समय शादी करने को तैयार नहीं था, टालता जा रहा था। विशाखा ने समझाया कि ऐसा ना करे, इससे तो बेकार उसकी बदनामी होगी कि उसके कारण विवाह नहीं कर रहा है। विवाह हो गया। उसकी पत्नी इस घर की बेटियों को ननद मानने लगी, लेकिन कान भरने वालों को चैन कहाँ। रोज एक बार विशाखा के घर आने के नियम पर उसे आपत्ति होने लगी। बाबू ने कहा, तू भी मेरे साथ चल, हम दोनों चलेंगे। उनके घर कोई मर्द नहीं है, हम लोग जाते रहेंगे तो उन्हें सहारा रहेगा। बाहर के लोग भी सोचेंगे कि इनके लिए कोई तो खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई उन्हें परेशान करे। उसका कहना था कि हमने उनका ठेका ले रखा है क्या। बाबू की माँ ने भी तो बहू को समझाने की कोशिश की, पर उसने समझना ही नहीं चाहा। उसकी पत्नी एक साधारण महिला, विशेष पढ़ी लिखी नहीं, और पढ़ लिख कर भी महिलाएं कौन बड़ी उदार हो जाती हैं। दूसरी महिला की बात आते ही उनकी कसौटी बदल जाती है। और जब पति उनका होकर सहायता करना चाहे बचपन की मैत्री के नाते ही, तो उनके मन में कितने ही वहम पैदा होने लगते हैं। वहम ना भी हों तो ये उन्हें उचित नहीं लगता कि औरों के प्रति उनका पति इतना संवेदनशील क्यों है। सोचती रह जाती हूँ, दुनिया में कितने दुख हैं कि दूसरे पर क्या क्या गुजरा है, उसके जीवन की गहराइयों में क्या क्या समाया है, इसकी था पाना भी संभव नहीं। किसी के बारे में कितना कम जानते हैं हम, और फिर भी आलोचना करते समय अपने को सर्वज्ञ समझने का दम भरते हैं। लोग
मुझसे भी विशाखा के बारे में काफ़ी कुछ कहते थे और मैं उसका पक्ष स्पष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाती थी। कहने वाली की जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती। मैं विशाखा से भी नहीं कह पाती थी। कभी कभी हम दोनों देर तक एक दूसरे के पास चुप बैठे रहते थे। बाबू ने मित्रता पूरी तरह निभाई। विशाखा की माँ थी तब भी और उनकी मृत्यु के बाद भी। दिन में एक बार वो जरूर हालचाल लेने आता रहा। किसी के कहने सुनने की परवाह उसने नहीं की। उसके बच्चे विशाखा ललिता को बुआ कहकर सम्मान देते रहे। परिवारों का संबंध बना रहा। बाबू की पत्नी भी आती जाती रही, बुलाती रही, कभी कभी थोड़ी बेरुखी दिखा देती थी। 1958 में मेरा विवाह हो गया। मैं बहुत दूर उत्तर प्रदेश में नैनीताल के पास चली गई। कुछ वर्ष नए जीवन में व्यवस्थित होने में लगे, पर विशाखा से संबंध बना रहा। बच्चे कुछ बड़े हो गए तो मैं फिर शाजापुर जाने लगी। वर्ष में एक बार एक सप्ताह विशाखा के पास रहकर मुझे लगता था कि आगे एक वर्ष के लिए चार्ज हो गई हूँ। मध्य भारत के खुले वातावरण से आकर उत्तर प्रदेश में रहना बड़ा मुश्किल और घुटन भरा लगता था। घर से बाहर अपने आप कुछ करने का उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था। इस बीच उसका कुछ जगह ट्रांसफ़र हुआ और फिर वो शाजापुर आ गई, जहाँ अंत तक रही। शाजापुर का वो घर मुझे याद आता है। अब मैं कभी वहाँ नहीं जा सकती। वो घर किसी और का हो चुका है। वो छोटा सा अपना शहर अब मेरे लिए पराया हो गया है। ललिता के ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया था। उसे बुलाकर मारा पीटा, सिर पर धारदार हथियार से वार किया था। ललिता कई महीने विक्षिप्त सी रही। फिर विशाखा ने किसी तरह 8वीं पास करवा उसकी भी नौकरी एक प्राइमरी स्कूल में लगवा दी। विशाखा के ससुराल वालों ने उसके सारे जेवर हड़पने के बाद कभी उससे संबंध नहीं रखा। बहुत बाद में उसने तलाक लिया था। तब भी लोगों ने बहुत बातें उछाली कि उसे तलाक लेने की क्या जरूरत आ पड़ी। चर्चा होने लगी कि अब वो बाबू से शादी करना चाहती है। एक बहुत प्रबुद्ध माने जाने वाले व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि वो तलाक ले रही है, इसका मतलब शादी करेगी। मैंने उत्तर दिया था, वो शादी के लिए तलाक नहीं ले रही है। शंकालू स्वर में वे फिर बोले, तो फिर बाबू का आना जाना बंद क्यों नहीं कर देती। मैंने समझाने की कोशिश की थी, पर जब कोई समझना ही ना चाहे तब क्या किया जा सकता है। विशाखा ने मुझसे कहा था, अगर बाबू से शादी करनी होती तो मैं पीछे पड़ पड़ कर उसकी शादी क्यों करवाती। मैंने इसलिए तलाक लिया है कि कभी वे लोग मेरी कमाई और मुझ पर हक जमाने ना आ जाएं। सच है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। विशाखा आर्टिस्ट थी, चित्रकला की शिक्षिका भी। मेरे साथ नैनीताल घूमने के बाद मेरी पुत्री के विवाह में आई थी। 1995 में काफ़ी दिन कैंसर से पीड़ित रहने के बाद उसे इस दुनिया से छुटकारा मिल गया। 2 महीने बाद ललिता का भी देहावसान हो गया। बहुत सुंदर थी वो, लंबी गोरी, बड़े बड़े नेत्र जिन्हें पलकें छाए रहती थीं, तीखे नाक नक्श और खूब घने खूब लंबे बाल। मिडिल स्कूल में शिक्षिका से प्रणय निवेदन करने में शायद कुछ विशेष विचार न करना पड़ता हो। ग्रेजुएशन तो उसने बहुत बाद में कर पाया था। विशाखा से कई लोगों ने प्रणय निवेदन किए थे। उनमें से कई को मैं जानती हूँ। घर परिवार वाले दरियादिल लोग, एक आदत फ्री की प्रेमिका रखने में जिन्हें गहरी आत्मतृप्ति मिलती और समाज में शान और बढ़ जाती। पर वो बहुत दृढ़ चरित्र की थी। किसी को जरा सी छूट देना भी उसे गवारा नहीं था। बाबू उसका बचपन का सखा था। मैंने एक बार उससे पूछा था, विशाखा तुम बाबू से कितनी अंतरंग हो। उसने उत्तर दिया, जब माँ थी तो एक बार उसने होली पर मेरे गालों पर गुलाल लगा दिया था, पर फिर कई दिनों तक मेरी उसके सामने होने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो भी माँ और ललिता से मिलकर बाहरी से बाहर चला जाता रहा, बस एक ही बार। मुझे श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता याद आ गई। वे तो अपना राजपाट और भरा पूरा रनिवास छोड़कर उसकी विपदा की हर परिस्थिति में वन पर्वत लांघ कर उसका साथ देते और मान बचाते रहे थे। अपनी बुआ कुंती के कहने पर कि मेरे पुत्र क्षत्रिय धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और द्रौपदी के कारण ही उन्होंने महाभारत युद्ध की भूमिका रची। कृष्ण सारी विसंगतियों को जानते थे। जहाँ पिता वानप्रस्थ की अवस्था में अपने पुत्र का यौवन लेकर अपनी लालसाओं को तृप्त करे, जहाँ स्वयंवर की अधिकारी कन्याओं का जबरन हरण कर उन्हें नपुंसक की ब्याहता बनाकर अरुचिकर पुरुष से नियोग करने को बाध्य किया जाए, तो कैसी संतान होगी और कैसा समाज। जहाँ स्त्री अस्मिता से रहित, आरोपित मर्यादाओं में बंधी, पुरुषों की इच्छानुसार चलने वाली कठपुतली बन गई हो, मन और आत्मा से रहित। कृष्ण ने पहले गोकुल में रहकर गोपियों को संसार में रहते हुए मुक्ति का आस्वाद कराया।
यांत्रिक जीवन का एक पुर्जा मात्र न रह जाएं, इसलिए मानवीय धरातल प्रतिष्ठित कर मानस को चेतना की अनुभूति कराई। कहीं जीवन का रस सूख न जाए, इसलिए उन्हें वर्जनाओं के घेरे से छुटकारा दिलाया। जीवन आनंद का नाम है, अपने सीमित घेरे से बाहर आकर उसका रसास्वादन करो। कलाएं और भावनाएं उच्च स्तर पर ले जाने और मानस को समृद्ध करने के लिए उनसे निरपेक्ष हो, जीवन को एक बेगार की तरह मत काट दो। यही संदेश उन्होंने गोपियों को दिया था। उनका यदुवंश भी पतन के किस कगार पर जा पहुंचा था, वे समझ रहे थे। उसका नाश निश्चित है, ये भी वो जानते थे। अपनी कामना तृप्ति के लिए नहीं, वंचनाओं से बचाने के लिए रनिवासों में बंदी विवश नारियों को अपनाकर गौरव में जीवन प्रदान किया। ऐसे कृष्ण को सिर्फ रसिया कहने वाले अगर विशाखा पर आरोप लगाएं तो कोई क्या कर लेगा। अरे मैं विषय से भटकी जा रही हूं भाई। विशाखा के साथ मैंने जो दिन बिताए वे भूल नहीं सकती। शाम को अक्सर ही हम दोनों टहलने के लिए निकल जाते थे। रोडेश्वरी देवी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना, परिक्रमा पथ पर पीछे के वन प्रदेश का आनंद लेना, कभी कभी पानी बरसते में भीगते हुए आना और घर पर हरी मिर्च वाला भजिए खाना। कितना स्वाद होता था उन दिनों सब चीज़ों में। अब वे स्वाद खो गए हैं। अब तो रोटी में भी वो बात नहीं रही। खाद दे देकर बहुतायत से उगाई गई चीज़ों में से स्वाद का तत्व उड़ जाता है। अब ना वो हवा है, ना वो पानी, ना वे लोग हैं, ना वो व्यवहार। बस सब कुछ चल रहा है, चले जा रहा है। सच में तो अब वो मन ही नहीं रहा। मालवे के वन भोजन याद आते हैं। 2-3 परिवार इकट्ठे होकर आवश्यक सामान सहित कभी नदी के किनारे वन में निकल जाते थे। वहीं लकड़ी कंडे बीनकर दाल बाटी चूरमा बनाकर ढाक के पत्तों के दोने पत्तलों पर भोजन होता था और पेड़ों की छांव में मनोरंजन, संगीत, ताश, अंताक्षरी आदि। शरद पूर्णिमा की रात छत पर खीर पकने चढ़ी रहती थी और चांदनी में श्वेत चादरों पर कविता संगीत का दिव्य वातावरण। अब ऐसा कुछ नहीं होता। विशाखा चली गई। वृद्ध हो गई थी वो, निर्बल और असहाय। बाबू का स्वर्गवास पहले ही हो गया था। इस दुनिया में उसे मिला ही क्या, अभाव, संताप और तीखी आलोचनाओं के सिवा। जीवन की कटुताएं झेलते झेलते वो थक गई थी। जाने कैसी तपस्या थी। सारा जीवन कष्ट उठाते कठिन साधना में बीता था। अब यहाँ करना भी क्या था। पीछे पीछे ललिता भी चली गई। मैं सोच रही थी कि पता नहीं उसे उस पारस्परिक वचन की याद है या नहीं कि जो पहले संसार से जाए उसे कम से कम एक बार दूसरी से मिलने आना है। वो आई। स्वप्न नहीं था वो, मैं सोचने समझने की स्थिति में थी। वो सच में आई थी, बस एक बार। वो स्वस्थ थी, अपनी संतोषपूर्ण स्थिति में जैसी लगा करती थी वैसी लग रही थी। हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की, फिर वो चली गई। उसे जाना था, उससे काफ़ी बातें कर ली। फिर मैंने नहीं चाहा कि वो यहाँ आए। कष्ट होता होगा वहाँ से यहाँ आने में। वो शांति से रहे। मुझे विश्वास है उससे फिर कभी कहीं मिलूंगी जरूर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी विशाखा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।